रही है इस वक्त रशिया और भारत की जो मीटिंग चल रही है। रशिया के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और ये बहुत अहम दौरा है। ये हैदराबाद हाउस से बिल्कुल लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रशिया के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंतजार कर रहे हैं। भारत और रूस दोनों एक बहुत पुराने जिनके संबंध हैं, रशिया बहुत सालों से भारत के साथ खड़ा रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक समर्थक देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैदराबाद हाउस में हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने का इंतजार कर रहे हैं और ये व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी आप इस वक्त हैदराबाद हाउस पहुंचते देख रहे हैं। उनका काफिला है वो वहां पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी यहां पर अगवानी करेंगे, उनका यहां स्वागत करेंगे। भारत और रूस के बीच जो 2+2 यानी कि दो हमारे जो प्रमुख नेता होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये डायलॉग चल रहा है। यहां पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी ये समझौता और बातचीत, एक बायलैटरल का जो बातचीत का जो दौर है वो भी होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे ताज़ा खबर टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में हैं। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में हैं, 7 घंटे के लिए सिर्फ दिल्ली आए हैं और उसमें राष्ट्रपति पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का भी, एक बायलैटरल का भी बिल्कुल अभी कार्यक्रम है। बड़ी अहम बैठक भारत और रूस के बीच में इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया और अब दोनों नेता हैदराबाद हाउस, जहां पर जो विदेशी मेहमान आते हैं जिनके साथ अहम मुद्दों पर बातचीत होनी होती है, वहां पर अब दोनों नेता 1-on-1 यानी कि दोनों सिर्फ आपस में बातचीत करेंगे। भारत और रूस के रिश्तों को और आगे ले जाना और मजबूत करने के लिए आगे की कवायद अब दोनों नेताओं के बीच में शुरू होगी। इससे पहले आज पूरे दिन रशिया और भारत के विदेश मंत्री और रशिया और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच में बैठक हुई और कई सारे बड़े महत्वपूर्ण रक्षा सौदों के ऊपर हस्ताक्षर हुए। फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के हैदराबाद हाउस से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो पहुंच गए हैं, जहां पर उनकी बातचीत का दौर अब शुरू होने वाला है। भारत और रशिया दोनों के बीच में पुराने संबंध, रशिया भारत का एक पुराना सामरिक पार्टनर रहा है। रिश्ते बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में और ये जो पूरी मीटिंग है, ये आज जो दोनों नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। मेरे सहयोगी अमित कुमार लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, बड़ी बैठक, क्या क्या दोनों नेता अब आपस में बात करने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन खास तौर से सिर्फ 7 घंटे के लिए रशिया से दिल्ली आए हैं व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। जी हाँ, यही बताता है, मुझे लगता है यही चीजें बताती है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ता किस तरह का है और भारत की दोस्ती कितनी जरूरी रशिया के लिए भी है। इसीलिए वो सिर्फ 7 घंटे के लिए यहाँ पर आए हैं और देखिए जो डील होनी थी वो डील फाइनल हो चुकी है 2+2 मीटिंग में। वो सारी रक्षा समझौता जो था, चाहे आपको AK-203 गन की बात हो या लॉजिस्टिक समझौता हो, वो लगभग समझौता हो चुका है। अभी जो बैठक होगी, सबसे पहले कहा जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बायलैटरल टॉक्स से पहले सबसे पहले बायलैटरल बैठेंगे, दोनों अलग अलग बैठेंगे और इसके बाद डेलीगेशन लेवल पे मीटिंग शुरू होगी। ये हमारे इसलिए भी जरूरी है कि अब इन पिछले कुछ दिनों में एक गलतफहमी ये भी इस तरह की चीजें चल रही थी कि हम रशिया के बजाय अमेरिका से ज्यादा नजदीक है, लेकिन रशिया और भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत ही पुराना है और एक दूसरे पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आज की मीटिंग में देखिए, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके सारी चीजों पर चर्चा होनी है। भारत चाहता है कि जो चाइना के साथ जिस तरह से चाइना चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में
कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться. कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। В борьбе против ковид сотрудничество между нашими странами было тесным, будто это испытание и производство вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время. एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। Ваше превосходительство, 2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам. В этом году мы отмечаем 50-летие договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Индией и Советским Союзом от 1971 года, 2 десятилетия нашего стратегического партнерства. Поэтому мне очень приятно встретиться с вами в этом особом году, потому что за все достижения наших двусторонних отношений, за все эти достижения в нашем стратегическом партнерстве за последние 20 лет стоите именно вы. पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। На протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитическое формирование. Однако среди всех этих изменений то, что осталось неизменной, это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительностям друг друга с особой заботой. Это действительно уникальная и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы. एक्सेलेंसी 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। Ваше превосходительство, 2021 год является важным и для нашего стратегического партнерства. Сегодня состоялась первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2. Этим мы запустили еще один новый механизм для укрепления практического сотрудничества. अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и на нашем с вами саммите в Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Россией, Дальним Востоком и Штатами Индии. आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए।
Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 миллиардов долларов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. विभिन्न सेक्टरों में आज भी हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество углубляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India, Делай Вид. Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики. नेम में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. В Индии и России схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня в нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам. ऐसे से एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूँ, आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूँ। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, еще раз добро пожаловать в видео. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно наша очередь приезжать в Индию, я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17,5%, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%. Last year, the trade has decreased by 17%. This year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. And naturally, we have every opportunity to reach the levels of trade that we have spoken before. Это касается и инвестиционной деятельности. And the same applies to investments. Сейчас 38 миллиардов, примерно равно распределяется, чуть больше инвестиций с российской стороны. Right now, the mutual investment stands at about 38 billion, with a bit more investments coming from the Russian side. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях. We are truly cooperating and working on very important and promising matters. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. That applies to the energy
sector and high tech, including space. И уверен, что здесь программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. And I think that the programs that we will be discussing here today will be implemented fully, including the training of Indian spacemen cosmonauts. Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем с одним нашим партнером. We also cooperate greatly in military and technical sphere, like with no other country. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии. By that I mean that we develop high technologies together as well as produce in India. У нас есть еще очень важная повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России. Я имею в виду все, что связано с заботой об окружающей среде. We also have common important agenda that is of interest both to India and Russia, and by that I mean environmental cooperation. Мы думаем об этом, думаем о зеленой повестке, о нашей экономике, о ее развитии. We think about the green agenda and about the development of our economies. Но, конечно, мы исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из необходимости постоянно повышать уровень жизни наших граждан. But naturally we proceed from the reality and the needs of our economies, that is to consistently increase the level of life for our citizens. Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно у нас наши позиции по очень многим вопросам совпадают. We continue to cooperate jointly on global agenda, and as you have said, indeed our positions are quite similar or coincide. Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом. Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. И борьбой с ним, даже как с наркотиками, с организованной преступностью. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане. And with that regard, naturally, we are concerned about the developments of the situation in Afghanistan. Ну и наши коллеги здесь, министр иностранных дел и министр обороны, это первая встреча в таком формате, но говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере. As we have our colleagues with us today, I mean foreign ministers and defense ministers, after their inaugural meeting, that means that we continue to develop our cooperation on international agenda and in the military sphere. Мы проводим совместные военные учения. We hold joint military exercises. И на территории Индии, на территории России. Мы благодарны вам за это внимание к этой составляющей нашей работы. We hold joint military exercises both on the Indian and Russian territory. I'd like to thank you for your attention to this component of our cooperation. Намерены и дальше работать по этому направлению. And we intend to work further on that matter. И еще раз большое вам спасибо за приглашение. Once again, thank you very much for your invitation. नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, जिन्होंने कहा उन्हें भारत आके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने काफी सारे मुद्दों की बात करी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान पर भी हम बात करेंगे, जो हमारे सामरिक मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे बिजनेस के मुद्दे हैं उस पर भी आज बड़ी बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले उनका स्वागत किया और साथ ही साथ उनको यहां पर आने के लिए और किस तरीके से अब आगे दोनों देश बढ़ सकते हैं उसके बारे में बातचीत भी करने की बात कही गई। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। उन्होंने व्यस्तता के बीच भी भारत आने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। तो आप सुन रहे थे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से स्वागत कर रहे थे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। चलिए लोकतंत्र पे अपनी खबर पर आते हैं। आज बात करते हैं उन डॉक्टर्स की जो लगातार हड़ताल पर हैं। क्यों हड़ताल पर हैं ये भी आपको बताते हैं। अपनी मांग को जो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई किस तरीके से लड़ रहे हैं, ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं,
ये कई राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं, जो बिल्कुल अस्पताल चलाने में रीढ़ की हड्डी होते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये हड़ताल चल रही है और इसका असर कैसा हो रहा है। हम तो चाहते नहीं कि स्ट्राइक हो, क्योंकि स्ट्राइक होने से बहुत सफरिंग होती है पेशेंट्स की, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, बट हम मजबूर होकर हमारा अंतिम ये अस्त्र होता है स्ट्राइक करना। अगर सरकार अपनी अनदेखी बंद करे तो ये लड़ाई इतनी आगे ले जानी ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि जो डॉक्टर्स की कमी है उसको कौन पूरा करेगा। अगर वो काउंसलिंग जल्दी करेंगे तो डॉक्टर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। रेजिडेंट डॉक्टर नाराज हैं, मरीज परेशान हैं। एक तरफ डॉक्टरों की हड़ताल है, दूसरी तरफ मरीजों की कतार है। यह हालात सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बाकी कई राज्यों में भी है जहां हड़ताल का पूरा असर दिख रहा है। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, जहां 4 बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आरएमएल अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल। मैम, हम भी उसी चीज की वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी पॉलिसी मेकर्स की तरफ से काउंसलिंग की डेट, काउंसलिंग के बारे में कुछ भी बात नहीं की जा रही है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। मतलब हम सबको ये समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिसी मेकर्स इस बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे कि पूरा एक बैच मिस है। पूरे 45,000 डॉक्टर जो है वो मिसिंग है। कोविड के केसेस लगभग बढ़ते जा रहे हैं। पहले कर्नाटक में डिटेक्ट हुआ, अब दिल्ली में हो गया, राजस्थान में हो गया, पूरे देश भर में फैल जाएगा, तब आप क्या करेंगे? हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की अपनी मांग है, उनकी परेशानी भी अलग है। पहले ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। बीते 1 साल में नीट एग्जाम पास किए डॉक्टरों की काउंसलिंग नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये पूरा मामला आरक्षण से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है। डॉक्टरों का आरोप है पीजी डॉक्टरों की संख्या में 1/3 की कमी आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि हम भी जल्दी से काम पे लौटे, हमारे नए जूनियर्स आए, रिक्रूट हों और पेशेंट की सफरिंग ऑलरेडी कम हो। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं और इसी के लिए हम ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो आएँ और हमारा इसमें सपोर्ट करें और हमारी जो चीज़ें हैं उनको सुने और इन चीज़ों को साथ लेकर हम आगे बढ़ें। डॉक्टरों का आरोप है कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की संख्या कम होगी, उनकी परेशानी बढ़ेगी। रेजिडेंट डॉक्टर चाहते हैं कि 11 सितंबर 2021 को जो परीक्षा हो चुकी है उसकी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से लगातार देरी हो रही है। केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम में 10% आरक्षण की बात कही थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से काउंसलिंग में देरी हो रही है। दूसरी तरफ मरीजों की अपनी दिक्कत है। दिल्ली से लेकर बाकी उन राज्यों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। हर किसी को इंतजार है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो, मरीजों को उचित इलाज मिले। समस्या आ रही है। कितनी दिक्कत हो रही है? अभी तो काफी दिक्कत हो रही है। अभी तो डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं, बैठे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। माता जी आप बताइए कितनी समस्या आ रही है? तो पर्चा भी लगा दिया है बाहर कि आप लोग मदद करें। आज इतने सारे डॉक्टर हड़ताल भी बंद कर देते हैं। इतनी दूर से आना होता है तो आप खड़े हैं लाइन में, नंबर ही नहीं आया अभी तक तो। और ये दिक्कत आज हड़ताल की वजह से हो रही है? हाँ, हड़ताल की वजह से हो रही है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उन डॉक्टरों से मिलने पहुंचे जो पिछले 3 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन नाराज डॉक्टर उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। कहा गया हड़ताल जारी रहे। रेजिडेंट डॉक्टरों का एक तर्क ये भी है कि मार्च 2022 तक ज्यादातर सीनियर डॉक्टर पास कर जाएंगे। ऐसे में काउंसलिंग में देरी हुई तो कोरोना काल में काम का बोझ जूनियर डॉक्टरों पर बढ़ेगा। केंद्र की सरकार एक तरफ कोरोना काल में अस्पतालों में बेहतर उपाय के दावे कर रही है, दूसरी तरफ हालात क्या हैं, इसे इन रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से समझा जा सकता है। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मेरे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, 6:30 बजे कुछ फैसला होने की उम्मीद थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि मीटिंग करेंगे और आगे की दशा तय करेंगे। क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने लोगों की परेशानी दिखाई, वो परेशानी आखिर क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा है डॉक्टर्स को, उस चीज को हम समझते हैं। वो डॉक्टर्स से पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एक वो कर्तव्य लेकर जब वो काम करने आते हैं और उसके बाद आज उनको अपने ही पेशेंट्स को, अपने ही हॉस्पिटल में पहुंचे पेशेंट्स को इस तरह से वो दिन दिखाना पड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर मनीष हैं। ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई, अगर हम समझें सबसे पहले, कि अब आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा, आप ही के सामने आज इमरजेंसी पे लोग परेशान भी नजर आए, क्या वो चीज है जो आपके दिमाग में चल रही है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है, जो स्ट्राइक है, ये हमने 27 तारीख को बुलाया था, 27 तारीख से चल रही है और ये करीबन आज 10 दिन होने जा रहा है और अभी तक हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला है। ये जो प्रोटेस्ट किया गया था नीट पीजी काउंसलिंग, जो कि मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है और ये इसका नया डेट जो दिया गया 6 जनवरी दिया गया है। उसके कारण ग्राउंड पे आप लोगों की परेशानी? ग्राउंड पे बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आप देखिए एक पूरा बैच आपके पास नहीं है। इफेक्टिवली आपका एक बैच काम कर रहा है और जो दूसरा बैच जो आना था वो बिल्कुल ही नहीं है, तो जिसके कारण जो रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक दिन में करीबन आप देखिए एक ड्यूटी में 36-38 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है और एक हफ्ते में 80 से 90 घंटे वो पूरा काम करते हैं। उनकी तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब उनसे ड्यूटी हो नहीं रही है, तो वो अब कह रहे हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकालो, तो इस कारण से हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आज आप लोगों की बात हुई, क्या किस लेवल पे पहुंचे हैं? अब सरकार सुन रही है, नहीं सुन रही है, क्या हो रहा है? देखिए, आज माननीय हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग थी आरएमएल अस्पताल के अंदर, पर उस मीटिंग के अंदर पिछली बार की जैसे 27 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, पुनः उन्होंने हमको वर्बल एश्योरेंस दिया है। उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी थी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से और इवन कोर्ट के अंदर जाके इस केस को मेंशन करेंगे और जल्दी हियरिंग के लिए तारीख के लिए ट्राई करेंगे। पर क्योंकि मैटर जो है वो सब जुडिस है, तो वो कुछ वर्बल एश्योरेंस के अलावा हमें कुछ रिटर्न में नहीं दे सकते या पब्लिक डोमेन में कुछ जाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न में चाहिए? बिल्कुल हमें चाहिए। जैसे अगर मैंने तो उनको ये कहा कि सर आप अगर रिटर्न में नहीं दे सकते तो किसी भी माध्यम से आप मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपने जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स उनको आप बताइए, तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी सरकार कुछ एफर्ट लगा रही है। अभी तो लोगों को ये लग रहा है कि सरकार बिल्कुल शांत बैठी है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों की जनता आपको भी परेशान तो कर रही होगी, बिल्कुल परेशानी तो आपको भी बुरा तो लग ही रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बुरा लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते, डॉक्टर्स को मरीजों की चिंता नहीं। अगर ऐसा होता तो कोरोना के 2 वेव में हमारे डॉक्टर्स डटकर काम के बिना जान की परवाह किए काम कर रहे थे। समझ पा रहे हैं इस बात को कि डॉक्टर्स अपनी परेशानी को लेकर आगे रख रहे हैं। अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे तो भारत उन देशों में है जहां पर डॉक्टर पेशेंट का जो रेशो है वो सबसे न्यूनतम देशों में आता है। मतलब अभी भी हम डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं और अगर उसके बाद इस तरह के हालात बनते रहेंगे और सरकार इस पर अपने पैर पीछे खींचती रहेगी तो और मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फटाफट आपको 10 हेडलाइन बताता हूं, ब्रेक नहीं ले रहा हूं। उसके बाद एक उनको विदेश जाने से रोका गया था, एक्टर जैकलिन फर्नांडिस को, जो एक सुकेश चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति का जो पूरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उसके चलते इस वक्त वहां पर उनको पुलिस जो ईडी है उसने 8 तारीख को आने के लिए कहा है और वो जाना चाहती थी, कल विदेश बाहर जाना चाहती थी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जो ओमान जा रही थी, उस फ्लाइट में उन्हें बैठने से रोक दिया गया। तो जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैकलिन फर्नांडिस की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल करोड़ों की धोखाधड़ी के केस में सुकेश चंद्रशेखर से जैकलिन फर्नांडिस के रिश्ते जो हैं उनको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पूरे ईडी के केस यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की जो चार्जशीट है उसमें पूरी परतें खोली गई हैं, उसमें कई चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। 8 दिसंबर को अगर ईडी संतुष्ट नहीं होता है जैकलिन के जो पूरे जवाब हैं उनसे, तो उनके लिए और भी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिन रविवार, तारीख 5 दिसंबर 2021, वक्त रात के करीब 8 बजे, स्थान मुंबई एयरपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दुबई जाते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर यह कहकर रोक दिया गया कि अभी वो देश से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही साथ इशारों में बता दिया गया कि अभी गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है, लेकिन ईडी उनसे पूछताछ जरूर करेगी। दरअसल ये पूरा मामला धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।
और इस केस में पहले भी जैकलीन से पूछताछ की कोशिशें हुई थी। अब ये बात आगे इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ईडी की चार्जशीट में जैकलीन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को तोहफे दिए। जैकलीन को चंद्रशेखर ने 52 लाख का घोड़ा दिया। 9 लाख की एक पर्शियन बिल्ली भी तोहफे में भेजे। जैकलीन के लिए सुकेश चार्टर्ड प्लेन बुक करता था। सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस के नाम पर करोड़ों रुपए उड़ा रहा था। अब ईडी ने इसका खुलासा किया है। उसने अपने चार्जशीट में जो बताया उसके मुताबिक जनवरी 2021 से सुकेश जैकलीन के बीच बातचीत शुरू हुई। सुकेश जैकलीन एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। जैकलीन को तोहफे में ज्वेलरी, लग्जरी चीजें भी मिली। सुकेश ने जैकलीन को चार्टर्ड प्लेन से मिलने बुलाया था। जमानत पर रहते हुए चंद्रशेखर ने चार्टर्ड प्लेन पर 8 करोड़ खर्च किए। खबर तो ये भी है कि जैकलीन के प्यार में पागल सुकेश जेल से भी उसे कॉल करता था। फिर जमानत का सहारा मिला तो दोनों चेन्नई के एक होटल में रुके थे। दोनों ने किसी सार्वजनिक मंच पर अपने रिश्ते को तो नहीं स्वीकारा, लेकिन एक तस्वीर से ये कयास जरूर लग रहे हैं कि सुकेश और जैकलीन एक दूसरे के काफी करीब हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब सुकेश जमानत पर जेल से बाहर आया था। ईडी के चार्जशीट में आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए चंद्रशेखर ने एक कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी ली और इसी चार्जशीट में जैकलीन के साथ साथ नोरा फतेही का भी नाम है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैकलीन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जल्द ही जैकलीन से पूछताछ होगी, फिर पता चलेगा कि मास्टरमाइंड सुकेश के साथ जैकलीन के रिश्ते कितने गहरे हैं और इस पूरे खेल के बारे में जैकलीन को क्या क्या और कितना पता था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो वहां की खबरें बहुत जरूरी हो जाती हैं और हमने आपसे जैसे वादा किया था कि लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें और बाकी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें जो चुनाव जहां पर होने वाला है वो आपको दिखाते रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प हुई और अब पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी कार्यकर्ता और विधायक प्रभु नारायण पर केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल विरोध प्रदर्शन के नाम पे एसपी कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो मामला विरोध प्रदर्शन से कई कदम आगे बढ़कर हाथापाई पर आ गया और फिर एक विधायक ने कानूनी घेराबंदी की जकड़ जिस तरीके से लिए गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये मामला बहुत ही संगीन उसके बाद हो गया। जमकर नारेबाजी, हुड़दंग, धक्का मुक्की। लाल टोपी वालों ने हंगामा ही बरपा दिया। पुलिस से भिड़ गए, वर्दीधारी अफसर का सिर फोड़ने पर आमादा हो गए। ऐसा बवाल कि एसपी कार्यकर्ता रोके नहीं रुके और देखते ही देखते पुलिस की मोर्चाबंदी धराशायी हो गई। पूरी तस्वीर गौर से देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने कानून अपने हाथ में लिया और डिप्टी एसपी के साथ हाथापाई तक कर दी। विधायक जी ने पहले डिप्टी एसपी की गर्दन में हाथ डाला और फिर जोर से अपना सिर डिप्टी एसपी के सिर से मारने लगे। डीएसपी समझाते रहे, विधायक जी भड़कते रहे, विरोध की भाषा धमकी में बदल गई। नतीजा लाठियों के चटकने की आवाजें आने लगी। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। विधायक जी और उनकी सेना खदेड़ दी गई। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कुछ ज्ञापन देने का वो था। उनसे पूर्व में भी संपर्क किया था, उनके बाद बताया था जो भी इनका ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दे दीजिए। और इनके द्वारा मूवमेंट की गई और यहाँ से सभा स्थल से हालांकि बहुत दूर थे, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ सभा स्थल से काफ़ी दूर थे, पास नहीं थे। तो वहाँ पे जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये इन्होंने धक्का मुक्की करी। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हुई है, तो उसकी जांच करके जो भी उसमें कार्रवाई रहेगी वो की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो करी जाएगी उसमें। थोड़ी देर में ही एसपी विधायक प्रभु नारायण यादव की एक पुलिस अफसर के साथ सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी निशाने पर आ गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर तंज कसा। गुंडागर्दी की एक ही पहचान, लाल टोपी, लाल निशान।
बीजेपी ने इस तस्वीर के बहाने समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और उसके चुनावी नारे यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश से जोड़ दिया। सियासी वार, ये अखिलेश सत्ता में लौटे तो यूपी में गुंडागर्दी लौटेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, अखिलेश यादव यूपी की जनता से कहते नहीं थक रहे, मैं आ रहा हूं। क्या यूपी में यही गुंडा राज, माफिया राज लाने के लिए आप आना चाहते हैं? जाहिर है एसपी विधायक की पुलिस से भिड़ंत की ये तस्वीर बीजेपी के लिए हथियार बन गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक, अभी सत्ता तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अभी से गुंडागर्दी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी पेशेवर गुंडों की तरह किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती, इसको बर्दाश्त भी नहीं करती है। दरअसल यूपी में बीजेपी कानून व्यवस्था को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए है और संदेश दे रही है। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी का बोलबाला था, अखिलेश लौटे तो सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। वहीं समाजवादी पार्टी की सफाई है, राजनीति में कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष और विरोध ऐसे ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आप देख रहे थे किस तरीके से पूरी रस्साकशी चल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, पर इस तरीके की जो गुंडागर्दी है या इस तरीके का जो आचरण है उससे अपना राजनीतिक नुकसान ही करते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और यही डर अब भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे शाम 6 बजे आप ही के मुद्दों को पूरी बुलंदी से यहीं पर उठाते हुए।